जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हॉट टॉपिक दोस्तों हमारा रहने वाला है, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पेमेंट बैंक्स इन इंडिया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंडिया में पेमेंट बैंक्स इस्टेब्लिश किए गए हैं और यहाँ पर ये पेमेंट बैंक्स क्या काम करते हैं, ये सारी बात हम यहाँ पर करेंगे। क्योंकि ये कुछ नए टाइप के बैंक है। जैसे अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं कि हमारे यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स में बहुत सारे बाइफिकेशंस हैं किसमें बैंक्स के नाम पर। जैसे प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक है, पब्लिक सेक्टर्स के बैंक है, लोकल एरिया बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स है। उसी तरीके से पेमेंट्स बैंक भी है और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर निकल कर आता है कि पेमेंट बैंक्स दोस्तों क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये सवाल आते हैं, मैम बहुत पेमेंट बैंक्स हम देखते हैं, जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, ये है क्या एक्चुअल में, इनका काम क्या, इनको खोला क्यों गया है और क्या वजह थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इतने छोटे मार्जिन और स्केल पर यहाँ पर बैंक बनाया और उन्हें लाइसेंस दिया कि तुम इंडिया में बैंकिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करो। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी बात हम करेंगे, एंड तक भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी डिस्क्रिप्टिव और इंफॉर्मेटिव वीडियो, इलैबोरेटिव वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसकी लिंक और पीडीएफ आपको बहुत ही इजीली भी अवेलेबल करवा दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको जितने भी कोर्सेज अभी रिसेंटली में चल रहे हैं एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, जैसे आपको पता है बहुत जल्दी बहुत सारे एग्जाम्स नॉकआउट कर रहे हैं हमारी डोर पर। टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास और इस छोटे से टाइम में हमें बहुत स्मार्ट वर्क कर कर अपने एम को अचीव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग ऑफिशियल ऐप के थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। ठीक है, तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, अपनी प्रिपरेशंस को और मजबूत बना लीजिए, अपने सपने की तरफ बढ़ चलिए। किसके साथ? अविजन इंस्टीट्यूट के साथ, इंडिया बेस्ट लर्निंग ऐप एंड बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो हम इस पॉइंट को, इस हॉट टॉपिक को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे दोस्तों कि किस तरीके से पेमेंट्स बैंक आखिरकार इंडिया में आए और क्या पीछे रीजन था कि इन्हें इतना अहमियत दी गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, कि यहाँ पर इनकी जो बढ़ोतरी है दिन ब दिन हाइक करे जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकी लिमिट्स को बढ़ाई जा रही है। सारी बात हम बिल्कुल विस्तार में इस वीडियो पे करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों कि पेमेंट बैंक्स होता क्या है, व्हाट आर पेमेंट बैंक्स। तो उसकी बात अगर मैं करूं तो देखो, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, पेमेंट बैंक एक तरीके का कमर्शियल बैंक ही है। कौन है? पेमेंट बैंक एक तरीके का कमर्शियल बैंक ही है, और कमर्शियल बैंक हमेशा बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 को फॉलो करते हैं। आप कभी भी ये बात नहीं बोलेंगे कि कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बताए गए तौर तरीकों पर चलते हैं, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। ये कमर्शियल बैंक हमेशा अपनी रूल बुक बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के हिसाब से ही काम करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इन कमर्शियल बैंक्स के ऊपर एक मॉनेटरी अथॉरिटी है, या फिर मॉनिटरिंग अथॉरिटी आप ये बोल सकते हैं। जिस तरीके से क्लास में एक बच्चे को मॉनिटर बनाया जाता है, उसी तरीके से हमारे देश में मॉनिटर बनाया गया है किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स है, कोई भी हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, रूरल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट्स बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, सारे बैंक्स, इन सब के ऊपर मॉनिटर करने वाला जो बच्चा है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप बात। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको ये नहीं बता सकता कि तुम क्या काम करो या नहीं करो, बल्कि सिर्फ ये निगरानी रखता है कि ये अपनी रूल बुक के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर ये किसी
रूल का वायलेशन तो इंडिया में नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखना कि पेमेंट बैंक भी एक तरीके की कमर्शियल बैंक ही है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस पेमेंट बैंक को सेटअप करने का जो रेकमेंडेशन था वो किसने दिया था, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। एक बात आप मेरी गौर से सुनिएगा, हर वो पॉइंट जो आपको स्लाइड में नजर आएगा वीडियो के दौरान, हर पॉइंट पर क्वेश्चन आपका बनाया जा सकता है। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद है कि हर पॉइंट वही इंपॉर्टेंट पॉइंट में डालूं जहां पर आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नचिकेत मोर कमेटी, पेमेंट बैंक्स वाज सेट अप टू ऑपरेट ऑन अ स्मॉलर स्केल विद द मिनिमल क्रेडिट रिस्क। देखो बात को गौर से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। तो हमेशा रिकमेंडेशन कमेटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से पेमेंट बैंक को सेटअप करने की जो रिकमेंडेशन कमेटी है दोस्तों, वो है नचिकेत मोर कमेटी, ठीक है। नचिकेत मोर कमेटी, प्लीज इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही साथ पेमेंट्स बैंक का जो मिनिमल क्रेडिट रिस्क रहता है, मतलब जो क्रेडिट मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पैसा, ठीक है। क्रेडिट बैंकिंग अवेयरनेस में हमेशा पैसे को बोला जाता है, मनी को बोला जाता है। तो मनी का जो रिस्क है यहाँ पर वो भी कम होता है, क्योंकि ये जो बैंक्स है, पेमेंट बैंक्स, वो बहुत लो स्केल पर खुलते हैं, ठीक है। जिस तरीके से रिजर्व एसबीआई की बात कर लो, पीएनबी की बात कर लो, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लो, बंधन बैंक की बात कर लो, एक्सिस बैंक की, आईसीआईसीआई बैंक की, ये सब लार्ज स्केल बिजनेस है, ठीक है। इनके आपको एक ही शहर में 2500 ब्रांचेस मिल जाएगी, इवन शहर के एक ही लोकेशन में 25 मिल जाएगी। लेकिन आपको पेमेंट्स बैंक कभी भी किसी भी बड़ी जगह पर खुला हुआ नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका जो पैसे का रिस्क है वो छोटा है, स्मॉलर स्केल पर ये काम करते हैं। आई मेरी बात समझ में? अब ऐसा क्यों होता है कि इन्हें सिटीज में या फिर बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं खोला जाता और सिर्फ रूरल एरियाज में ये खुलते हैं? तो इनकी भी बात हम बिल्कुल विस्तार में धीरे धीरे वीडियो में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एडवांस फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय ऑफरिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द अनबैंक्ड and underbanked areas, helping the migrant labor force, low income households and small entrepreneurs. Now this is also very important, क्योंकि यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यों पेमेंट्स बैंक को सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज में खोला जाता है, इसका सबसे बड़ा मेन मकसद है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अब टाइम आ गया है दोस्तों आप लोगों को इस वर्ड से वाकिफ कराने का। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसा वर्ड है जो आजकल की फाइनेंशियल वर्ल्ड में बड़ा ही प्रसिद्ध है, ठीक है। बहुत जगह आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत ही इजी मतलब है, इसका मतलब ये है उन लोगों से भी पैसा जुटाना जो कि बैंक में पैसा नहीं जमा करते। कौन नहीं करते? जैसे मान लो बहुत छोटे फार्मर्स हो गए, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे लोग जो गांव के एकदम जिले लेवल पर रहते हैं, ऐसे लोग जिनको डर लगता है कि उनका पैसा कहीं बैंक में डूब ना जाए, जैसे लोग जो बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, ठीक है, बहुत कम कमाते, बहुत मेहनत से कमाते, वो अपना बैंक में पैसा रखने में डरते हैं कि कल को बैंक डूब गया, भाग गया, चोरी हो गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उन लोगों को ये बात बताना, विश्वास दिलाना कि आप अगर बैंक में पैसा रखोगे आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, और दूसरी बात, आप अगर बैंक में पैसा रखते हो तो आपका पैसा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसी चीज को बोलते हैं दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन। उस जगह से पैसा बटोरना जहां पर लोगों की आज भी बैंकिंग हैबिट्स नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा यही सोचता है, यही बात पर काम करता है कि जितना भी पैसा इकोनॉमी में है या लोगों के पास है, वो सब ही सर्कुलेशन इकोनॉमी में आए, पैसा रोटेशन में आए, जिससे गवर्नमेंट को पता चले कि क्या चीजें चल रही है और क्या नहीं चल रही, ठीक है। तो पेमेंट्स बैंक दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि वो वहां पर बैंकिंग एक्टिविटीज को या फाइनेंशियल सर्विसेज को दे जहां पर या तो बैंक नहीं है या फिर बैंक होने का कोई भी चांस नहीं है। अनबैंक्ड एरियाज में या फिर अंडर बैंक्ड एरियाज में पेमेंट बैंक खोले जाते हैं। पेमेंट बैंक मान लो सिर्फ एक छोटी सी जगह पर 1 से 2 कर्मचारी के बीच में भी खोला जा सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि पेमेंट बैंक के लिए कोई बहुत बड़ा आलीशान
मतलब वैसे 3 स्टोरी बैंक्स खोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एसी वेसी लगाकर वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी सी जगह में 1 से 2 3 कर्मचारी या फिर एम्प्लॉयज के साथ ही पेमेंट बैंक्स खोला जा सकता है। तभी तो दोस्तों वो लोग डूबेंगे नहीं। आप मेरी बात को है ना समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बैंक है, जैसे मान लीजिए बंधन बैंक है। अब बंधन बैंक को मैं अगर बिल्कुल गांव के लेवल पर खोल दूं, ठीक है, वहां पर जाकर अगर बंधन बैंक ने अपनी एक ब्रांच खोल दी मान लो, तो वो चलेगी ही नहीं, और वो चलेगी नहीं, उसका प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो बंद हो जाएगी। क्योंकि हमारे इंडिया में जो बैंक है वो कंपनी फॉर्मेट में, और कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो कभी भी रूरल एरियाज में तो अपनी ब्रांच खोलेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां के लोग पैसा जमा ही नहीं करवाएंगे, और वहां के लोग में अगर पैसा जमा नहीं होगा तो ब्रांच ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। आई बात समझ में? और वही चीज कोई ना कोई पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी ऐसा ही करते हैं। इसीलिए पेमेंट बैंक्स का निर्माण किया गया दोस्तों, क्योंकि ये छोटे लेवल पर खोले जा सकते हैं, इनमें इतना खर्चा नहीं होता, तो ये आराम से चल सकते हैं वहां पर। आई बात समझ में? और मेन मकसद क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का, जिसका मतलब मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नंबर थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमें क्या बोलता है, ये बात करेंगे। दे आर रजिस्टर्ड अंडर द Companies Act 2013 but are governed by a host of legislation such as Banking Regulations Act 1949। मैंने आपको एक बात बताई थी दोस्तों कि हर कमर्शियल बैंक बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 को फॉलो कर ही चलेगा, लेकिन पेमेंट्स बैंक जो है उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि ये कंपनी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, और साथ ही साथ आरबीआई एक्ट 1934, फेमा एक्ट 1999, पेमेंट सेटलमेंट्स एक्ट 2007 एंड द लाइक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इनमें से किसी में भी रजिस्टर यहाँ पर कर बैंकिंग एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है दोस्तों पेमेंट्स बैंक। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्या क्या फीचर्स होते हैं पेमेंट बैंक्स के। ठीक है, तो देखो, नंबर 1, दे आर डिफरेंशिएटेड एंड नॉट यूनिवर्सल बैंक्स। एक बात मेरी समझना, यूनिवर्सल बैंक का मतलब क्या होता है? ठीक है, यूनिवर्सल बैंक वो होता है जो अंडर वन रूफ रिटेल बैंकिंग भी कर रहा होता है और होलसेल बैंकिंग भी कर रहा होता है। ठीक है, ध्यान रखना, रिटेल बैंकिंग में इंडिविजुअल्स अपना अकाउंट खुलवाते हैं, और होलसेल बैंकिंग में कंपनीज, इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स अपना अकाउंट खुलवाती है। तो यहाँ पर हर बैंक, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, यूनिवर्सल बैंक पर काम कर रहा है हमारी इंडिया में। लेकिन जो पेमेंट बैंक्स होते हैं ना दोस्तों, वो यूनिवर्सल बैंक नहीं होते, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस ही करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ही करते हैं, जो इसकी बात हम आगे करेंगे, इसलिए ये यूनिवर्सल बैंक्स नहीं है। दीज आर ऑपरेट ऑन अ स्मॉलर स्केल। ये बात तो मैंने आपको बता दी कि इनका जो स्केल रहता है वो क्या रहता है? स्मॉल रहता है, क्योंकि ये रूरल एरियाज को फोकस करते हैं। इनका मेन मकसद क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का है। आई बात समझ में? अच्छा, इट नीड्स टू हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़। एक बात मेरी गौर से समझिएगा आप लोग, किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी अगर पेमेंट बैंक खोलना चाहती है तो कम से कम पेमेंट बैंक खोलने के लिए 100 करोड़ रुपए कैपिटल होना ही चाहिए। ठीक है, तो अभी तो आप बोलोगे मैम आप बोल रहे थे स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल, ये हम ओवरऑल बात करें पूरी इंडिया की, यहाँ पर हम किसी रीजन की बात नहीं कर रहे। अगर कोई भी कंपनी, जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, जैसे फिनो पेमेंट्स बैंक है, जैसे इंडियन पोस्ट पेमेंट जो भी जो पूरी गवर्नमेंट है वो बैंक है, ठीक है, उसके बाद आपके जियो पेमेंट्स बैंक है, ये सब को अगर लाइसेंस लेना है, खोलना है, तो एटलीस्ट 100 करोड़ रुपीज तो अपने पास पेड अप कैपिटल के रूप में रखना ही पड़ेगा। अब पेड अप कैपिटल क्या होता है, इसको भी समझा दो मैम, क्योंकि ये वर्ड भी हमारे लिए नया है। तो पेड अप कैपिटल का मतलब वो होता है जो पूरी तरीके से क्या हो, इश्यूड हो शेयर मार्केट में। ठीक है, जिनको शेयर मार्केट में इशू कर पैसा उठाया गया हो, मिनिमम पेड अप कैपिटल। तो 100 करोड़ रुपीस का मिनिमम पेड अप कैपिटल होने के बाद ही पेमेंट बैंक्स आप ऑपरेट कर सकते हो इंडिया में। ठीक है, तो ये बात आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, मिनिमम इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रमोटर टू द पेमेंट बैंक टू पेड अप इक्विटी कैपिटल शैल बी एटलीस्ट 40% फॉर द फर्स्ट 5 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। अब ये पॉइंट मुझे आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जैसे सपोज करिए मैंने एक पेमेंट बैंक खोला XYZ,
ठीक है। तो इसको खोलने के लिए मुझे 100 करोड़ रुपीज चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये मेरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मान लो मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है और मिस्टर डी है, ठीक है। मिस्टर ए का ये प्लान था कि वो XYZ बैंक खोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, प्रमोटर हो जाता है। जो दोस्तों प्लान बनाता है, जैसे जियो पेमेंट्स बैंक का प्लान किसने बनाया होगा, मुकेश अंबानी जी ने, तो वो क्या हो जाएंगे भाई, उसके प्रमोटर हो जाएंगे। तो प्रमोटर को एटलीस्ट 40% पहले 5 साल तक के लिए इक्विटी अपने पास रखनी पड़ती है। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ओनर्स के शेयर होते हैं, जो पैसा एक्चुअल में लगाते हैं, ठीक है, जो कंपनी स्टार्ट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं प्रमोटर्स। तो प्रमोटर पहले 5 साल के लिए 40% से कम नहीं कर सकता अपनी इक्विटी को। एटलीस्ट 40% तो उसके पास रहना ही चाहिए। मतलब XYZ कंपनी के 100 करोड़ में से 40 करोड़ रुपए तो मिस्टर ए ही देगा। आ गई बात समझ में तुम लोगों को? मतलब 40 करोड़ की इक्विटी कैपिटल जो है वो हमेशा प्रमोटर के पास पहले 5 साल के लिए रहनी ही चाहिए। 6वें साल से वो कम कर सकता है, लेकिन पहले 5 साल 40% से नीचे वो नहीं जा सकता। तो ये एक बात आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस पे क्वेश्चन तुम लोग का आया हुआ भी है पहले, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 40% एकदम रट लेना, आज याद कर लेना दिमाग में। तो मैंने यहाँ पर को समझा दिया ये कि प्रमोटर क्या होता है और उसके पास पहले 5 साल के लिए 40% होना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। तभी उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या देता है, लाइसेंस देता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक्टिविटीज क्या क्या परफॉर्म करता है यहाँ पर पेमेंट्स बैंक। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, पेमेंट बैंक कैन डिपॉजिट अप टू ₹2 लाख। इट कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट और इन फॉर्म ऑफ सेविंग्स एंड करेंट अकाउंट। चलिए मैं इसको आपको समझा दूं दोस्तों। पेमेंट बैंक जो होता है, ठीक है, वो डिपॉजिट लेता है, ठीक है, डिपॉजिट लेगा, लेकिन किसी पर पर्सन वो सिर्फ 2 लाख तक का ही डिपॉजिट ले सकता है, ठीक है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए कि ये गांव है, ठीक है, इस गांव में मान लो आपके पास ये लोग हैं जो कि पेमेंट बैंक में पैसा जमा कराते हैं, ठीक है। इनमें से ये बंदा आकर पेमेंट बैंक में ऑलरेडी 2 लाख रुपए जमा कराकर जा चुका है। तो अब पेमेंट बैंक 2 लाख से ज्यादा इसका पैसा जमा नहीं कर सकता, पर डे नहीं, ऑल ओवर ही 2 लाख से ज्यादा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि एक बंदे के नाम पर खाते में सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही जमा हो सकते हैं, इससे ज्यादा जमा करने की अनुमति पेमेंट बैंक को नहीं है। अब वो चाहे तो करेंट अकाउंट के फॉर्म में भी कर सकते हैं और सेविंग्स अकाउंट के फॉर्म में भी कर सकते हैं, कासा फॉर्म में। इसको क्या बोलते हैं, कासा फॉर्म। दोस्तों कासा की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आई थी, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि कासा की फुल फॉर्म बता दीजिए, ठीक है। अच्छा, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप SSC का एग्जाम दे रहे हो, आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आप WBCS का एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियोस दोस्तों हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाते, ये वीडियोस हम आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए बनाते हैं और साथ ही साथ जो एग्जाम आप लोग के लिए आने वाले हैं उनमें आपका ये पॉइंट चूक ना जाए, इसके लिए हम यहाँ पर इसे क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट दोस्तों करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ लिया यहाँ पर कि पेमेंट बैंक डिपॉजिट कितना लेते हैं, ओनली एंड ओनली 2 लाख रुपीज तक का ही लेते हैं पर इंडिविजुअल, ठीक है, पर इंडिविजुअल, ये आप ध्यान रखोगे। और कौन से फॉर्म में लेते हैं, कासा के फॉर्म में। यहाँ पर कोई FD नहीं होती है, यहाँ पर कोई RD वारडी नहीं होती है, सब कुछ नहीं होता है, NRI डिपॉजिट वगैरह कुछ नहीं होता है यहाँ पर सिर्फ करेंट अकाउंट होता है और सेविंग्स अकाउंट होता है। चलिए आगे बात करेंगे। द मनी रिसीव्ड एज डिपॉजिट कैन बी इन्वेस्टेड इन सिक्योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओनली इन द फॉर्म ऑफ SLR। दिस इज अमाउंट 75% ऑफ द बैलेंस एंड रिमेनिंग 25% डिपॉजिट। देखो ये क्या बोलता है, ये पॉइंट क्या बोलता है, ये मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियर भाषा में समझा दूं यहाँ पर, ताकि आप लोग पढ़कर भी समझ पाओ इसको आगे। देखो जो भी पैसा बैंक एज अ डिपॉजिट के फॉर्म में लेता है वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करता ही है ना दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि 100% डिपॉजिट का 75% जो है वो पेमेंट्स बैंक हमेशा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करेगा, ये कंपलसरी है। और बचा हुआ 25% वो उन जगह बैंक खोलने में करेगा जहां पर बैंक नहीं है।
आई बात समझ में? वापस एक बार रिपीट कर दूं मैं, देखो 100% डिपॉजिट में से पेमेंट बैंक 75% अपनी जो डिपॉजिट है उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, और बचा हुआ 25% जो है वो उस जगह या फिर उस टाइम वो इन्वेस्ट कर सकता है जहां पर वो बैंक की अदर ब्रांच खोलने में इंटरेस्टेड है, जहां पर बैंक की ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है रूरल एरियाज में। ठीक है, मतलब अनबैंक्ड जगह यहाँ पर 25% के पैसों से वो खोल सकता है अपनी बैंक की ब्रांचेस। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 75% की बात आप जरूर याद रखिएगा, ये भी आप लोग के लिए क्वेश्चन बनाती है। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पेमेंट बैंक विल बी परमिटेड टू मेक पर्सनल पेमेंट्स एंड रिसीव क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज ऑन द करंट अकाउंट्स। तो यहां पर दोस्तों एक बार ध्यान रखना कि पेमेंट बैंक खुद के लिए तो क्या कर सकता है, बाहर से रेमिटेंसेस एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि इसे भी तो हेल्प की जरूरत है, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे तो प्रॉफिट ही कमा कर जिएगा, है ना। तो ये बात आपके लिए बोली गई है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि पेमेंट बैंक कभी भी लोन वोन नहीं देता, है ना। इसकी बात हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी भी मैं बता दूं आपको, पेमेंट बैंक लोन नहीं देता, इसलिए वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता, वो सिर्फ इशू करता है डेबिट कार्ड। आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो पेमेंट बैंक सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड ही क्या करते हैं दोस्तों, इशू करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे, बिल्कुल। तो ये 4 पॉइंट है, जो 4 एक्टिविटीज है पेमेंट बैंक यहाँ पर परफॉर्म करता है। अब आगे हम चलते हैं कि क्या पेमेंट बैंक एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, कैन नॉट। ठीक है, देखो सबसे पहला, पेमेंट बैंक receive a differentiated bank license from RBI and hence cannot lend. पेमेंट बैंक कभी भी अपना लाइसेंस को लेंड नहीं कर सकता, मतलब उसके ऊपर ये रॉयल्टी नहीं कमा सकता। ठीक है, दूसरी बात कि ये क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकता, जो बात मैंने आप लोग को बता दी। ठीक है, कभी भी पेमेंट बैंक एनआरआई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया कभी भी आकर पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट नहीं खोल सकते। बाकी अदर बैंक्स में खोलते हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में खोलते हैं एनआरआई डिपॉजिट, लेकिन पेमेंट्स बैंक में नहीं खोल सकते। इट कैन नॉट इशू लोन्स नहीं दे सकता, तो क्रेडिट कार्ड कैसे देगा, सिंपल बात है। इट कैन नॉट सेट सब्सिडरीज टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ये किसी भी तरीके से अपनी खुद की कोई सब्सिडरी नहीं खोल सकता। पेमेंट बैंक सिर्फ पेमेंट बैंक ही रहेगा, अपनी कोई नॉन बैंकिंग एक्टिविटी सब्सिडरी ये नहीं खोल सकता। जैसे एचडीएफसी ने म्यूचुअल फंड्स खोल रखा है, ये सब खोल रखा है, वो सब नहीं खोल सकता ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत स्मॉल स्केल है और ये स्मॉल स्केल पर ही क्या करते हैं, फोकस करते हैं। बस सिंपल बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या एडवांटेज है इसके। तो एडवांटेज क्या है दोस्तों, एक्सपेंशन ऑफ द रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि रूरल में बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी और फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव ऑफ द कमर्शियल बैंक्स जो कि रूरल एरियाज में अपने क्या नहीं खोलती, ब्रांचेस खोलने में डरती है डूबने की वजह से, उनके लिए ये पक्का सब्सटीट्यूट और ऑल्टरनेटिव बन सकता है। ठीक है, efficiently deals with low value high volume transactions and access to diversified services। ठीक है, तो ये भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। अच्छा, उसके साथ इसने क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पर फेस किए हैं दोस्तों, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द मासेस टू असेस दीज सर्विसेज, लोगों को पेमेंट बैंक के बारे में आज तक बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है दोस्तों। तो इसने ये क्यों, अभी एडवर्टीजमेंट भी ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि तो पैसे बेचारा बहुत कम कमाता है, अगर एडवर्टीजमेंट सारे पैसे दे देगा तो फिर प्रॉफिट क्या बचेगा इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पर लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ इंसेंटिव्स ऑफ द एजेंट्स टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन दीज एक्टिविटीज, हर कोई एजेंट पेमेंट बैंक का एजेंट भी नहीं बनना चाहता, क्योंकि ये बहुत छोटे स्केल पर वर्क करती है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऑपरेशनल रिसोर्सेज में बहुत कमी आती है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स आते हैं, क्योंकि गांव में खोलोगे नेट नहीं चलता। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम है, तो ये सारी चीजें बहुत फेस करनी पड़ती है पेमेंट्स बैंक को। सबसे बड़ी बात आती है ना दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं, इसमें यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर दोस्तों, पेमेंट बैंक जो होता है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का काम करता है। अब ये क्या वर्ड है, इस पर क्वेश्चन तुम्हारा बहुत बना है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान देना, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, इससे होता है क्या, देखो मेरी बात को गौर से सुनना आप लोग। जैसे सपोज करो ये एक विलेज है, यहाँ पर लोग हैं जो कि पेमेंट बैंक में क्या करते हैं,
पैसा जमा करते हैं। मान लो इस व्यक्ति को 2 लाख से ज्यादा क्या करना है, पैसा जमा करना है, 2 लाख से ज्यादा, और इसको लोन भी चाहिए। एक फार्मर है जिसको 2 लाख से ज्यादा पैसा जमा करना है पेमेंट्स बैंक में, और इसको लोन भी चाहिए। अब पेमेंट बैंक तो 2 लाख से ज्यादा तो एक्सेप्ट भी नहीं करता और लोन भी नहीं देता, तो ये तो कुछ कर नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, ये इस बंदे का, इस व्यक्ति का जो अकाउंट है वो बाहर किसी बड़ी जगह खोल देगा। जैसे मान लो कि इस पेमेंट बैंक का टाई अप हो रखा है, मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, ठीक है। तो इसने इस व्यक्ति का अकाउंट कहां पर खोल दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में खोल दिया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा तो 2 लाख से ज्यादा एक्सेप्ट भी कर सकता है और लोन भी दे सकता है। आ गई बात समझ में। तो यहां पर इस पेमेंट्स बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ टाई अप कर रखा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा बोलता है कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे क्षेत्र में 2 लाख से ज्यादा रुपए जमा कराने की चाहत रखता है, तुम लेकर आओ हमारे पास, उसका अकाउंट हमारे पास खोलो, उसको हम लोन भी देंगे और उसको हम 2 लाख से ज्यादा उसका एक्सेप्ट भी करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तो पेमेंट बैंक क्या करता है, हमेशा बाहरी किसी कॉमर्शियल बैंक के साथ टाई अप करके रखता है कि जब भी कोई बिग इन्वेस्टर आएगा तो वो उसके पास अकाउंट वहां पर खुलवा देगा, और बदले में बैंक ऑफ बड़ौदा इसको क्या दे देता है भाई, कमीशन दे देता है। तो इससे क्या होता है, पेमेंट्स बैंक को प्रॉफिट होता है ना। और ये जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने तुम लोग को यहाँ पर समझाया है, इसे ही बोलते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। कि यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बिजनेस भी कर रहा है कि जो भी व्यक्ति 2 लाख से ज्यादा या फिर लोन लेने की चाहत रखता है, क्रेडिट कार्ड लेने की चाहत रखता है दोस्तों, उसका अकाउंट ये बाहर किसी शहरी इलाकों में जो बैंक्स होते हैं उनके साथ टाई अप रहता है पेमेंट्स बैंक का, और वहां पर वो उसके अकाउंट खुलवा देते हैं, ठीक है। इससे कमर्शियल बैंक जो शहरी बैंक से, इन्हें भी फायदा होता है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है और साथ ही साथ पेमेंट बैंक का प्रॉफिट भी बढ़ता है। क्यों, क्योंकि उससे कमीशन ये ले रहे हैं बाहर के बैंकों से। अब जैसे मान लो कि इस व्यक्ति को कभी भी पैसा जमा कराना होगा तो इसे बाहर शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पेमेंट बैंक में जाएगा, पैसा अपना देगा, पेमेंट बैंक खुद ये पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके जमा करा के आ जाएगा। जैसे भी इनकी सुविधा होगी वो वैसे हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। उसे बदले में उसे क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। तो ये था पूरा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस पर आपका क्वेश्चन एग्जाम में पेमेंट बैंक के अंडर बना हुआ है दोस्तों, कि पेमेंट बैंक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस होने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो आपका कि किस तरीके से इंडिया में पेमेंट्स बैंक खोले जाते हैं, काम किए जाते हैं, और इनका मेन मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि पेमेंट बैंक क्या आखिर में हेल्पफुल हैं। अब कितने पेमेंट बैंक है हमारे इंडिया में करेंटली, इनकी बात करेंगे तो इंडिया करेंटली हैव 6 पेमेंट बैंक्स। कौन कौन से, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि पूरी तरीके, यही पूरा एक पेमेंट बैंक है जो पूरा गवर्नमेंट है, 100% गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। फीनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो दोस्तों इनको। अब इन सब की टैगलाइन, हेडक्वार्टर और एमडी सीईओ, ये आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग याद करोगे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो ये था पूरा वीडियो, आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी मजेदार वीडियोस का लिंक और पीडीएफ आप लोगों को मिलता रहे, ताकि आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है बिल्कुल स्मूथली आगे बढ़ती रहे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।